Hello, friends. Let's start with the new mathematics series of this new chapter, linear equations in two variables. तो आज जो ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास नाइन्थ के लिए भी और क्लास टेंथ के लिए भी, बोथ फॉर सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड. सो वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन डिटेल. और जो जो हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं वो स्टार्टिंग में बेस क्लियर न होने की वजह से करते हैं. इसीलिए स्टार्टिंग में इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो इस लेक्चर में पूरा डिटेल्स में क्लियर करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ठीक है. तो बेसिकली देखो, हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है. हमको इक्वेशन क्या है ये तो पता होता है ना. तो देखो, एक बेसिक चीज होती है, हमने लोअर क्लास में इक्वेशंस इन वन वेरिएबल देखा हुआ है, राइट. तो इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, जैसे 3x + 5 = 7. तो इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है x, राइट. और इसको हम ऐसे सॉल्व करते थे, 3x = जैसे 7 एज इट इज, 5 को इधर ट्रांसपोज किया तो वो 7 - 5 हुआ. एंड देन 3x = 2. देन नेक्स्ट स्टेप वाज x = 2/3. तो इस तरीके से हम जो है एक सिंगल वेरिएबल वाला इक्वेशन हम सॉल्व करते थे. और उसका ये जो है हम लाते थे सॉल्यूशन. क्या लाते थे इसका? सॉल्यूशन. अब जो हमको करना है, नया कंसेप्ट, वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो जिसका एक सीधा मतलब ये तो क्लियर हुआ कि जैसे यहाँ पे ये जो सिंगल वेरिएबल था x या y या z, तो टू वेरिएबल्स में ये तो पक्का है कि दो वेरिएबल्स होंगे. x एंड y हो सकता है, y एंड z हो सकता है, l m हो सकता है, a और b हो सकता है, कुछ भी हो सकता है a से लेके z तक. तो ये तो हुआ कि दो वेरिएबल्स के बारे में है, ये तो समझ रहा है. इक्वेशन है तो इक्वल टू साइन है, ये भी समझ रहा है. इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स है तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन जो रहेगा वो ऐसे होगा कि इस x का एक आंसर होगा और y का एक आंसर होगा. तो दो सॉल्यूशंस होंगे ऐसा नहीं बोल रहे हम लोग. हम ये बोल रहे हैं कि x का एक आंसर है, y का एक आंसर है. ये समझ रहा है. अब ये जो इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसके लिए हमको एक प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्म में डेफिनेशन चाहिए होगी, है ना. इफ यू सी द डेफिनेशन, द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0. अब ये क्या चीज होती है ऑफ द फॉर्म? देखो, जैसे कुछ नई चीज होती है इसमें. ऑफ द फॉर्म का मतलब होता है इट इज द जनरल फॉर्म. इट इज द जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म को ही बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है. तो जनरल फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म. अब ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म इसका? वो बोल रहे हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है ऐसे: ax + by + c = 0, जिसमें ये x और y ये तो वेरिएबल्स है ही. ये तो हम देख ही रहे हैं कि दीज आर द वेरिएबल्स x एंड y. तो हुआ क्या यहाँ पे? दो वेरिएबल. ठीक है. दो वेरिएबल तो दिख रहे हैं. अब ये a और b क्या चीज है? तो ये जो a है और ये जो b है जो x और y के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको अलजेब्रा में क्या बोलते हैं? हमने सीखा था ये पहले. तो इसको अलजेब्रा में हम कोएफिशिएंट्स बोलते हैं. x के साथ उसका कोएफिशिएंट है, y के साथ उसका कोएफिशिएंट है. तो जो x के साथ कोएफिशिएंट है उसको हमने a डिनोट किया है जस्ट. ये स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए है, इसलिए इसमें लेटर्स यूज कर रहे हैं. आप बोलोगे नहीं सर ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ए बी सी तीन वेरिएबल दिख रहे हैं, एक्स वाई भी दिख रहा है, तो ये तो पांच वेरिएबल. नहीं नहीं, ए बी सी आर नॉट द वेरिएबल्स. वेरिएबल्स आर एक्स एंड वाई. उसको जुड़ा हुआ जो नंबर होता है उसको उन्होंने ए बी कंसिडर किया है. मैं आपको एग्जांपल बताता हूं. जैसे कि ऐसा हो सकता है, यहां पे ध्यान दो: 3x + 8y + 9 = 0. तो ये क्या बात हुई अभी कि x एंड y, दिस इज द एक्चुअल इक्वेशन. तो यहां पे ऐसे हुआ कि x एंड y वेरिएबल है. तो आपको दिख रहा है ये x एंड y वेरिएबल है. इसको जो नंबर जुड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे a और b कोइफिशिएंट है, तो इस पे मुझे बताओ अब कोइफिशिएंट क्या है. y का कोइफिशिएंट है 8 और x का कोइफिशिएंट है 3. आप समझ रहे हो अभी? तो इसका मतलब ये जो 3 है ये ए के जगह पे है और ये जो 8 है ये बी के जगह पे है. और ये 9 जो है ऑब्वियसली अभी आप समझ गए होगे कि सी के जगह पे है. तो ये जो हुआ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. इसीलिए ए बी सी ऐसा यूज किया है. वहां पे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं. ठीक है.
सो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हुआ हमारे इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एंड विच आर दोस टू वेरिएबल्स? एक्स हियर, अभी के लिए एक्स एंड वाई आर द टू वेरिएबल्स। और ए और बी क्या हुए फिर? उसके कोएफिशिएंट्स हुए। सी क्या हुआ फिर? वो हुआ कांस्टेंट। सी इज कांस्टेंट। तो सी क्या है? कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ पे 9 जो है वो है आपका कांस्टेंट एग्जांपल में। ये समझ रहे हैं? तो एग्जांपल में ए क्या है आपका? 3, बी क्या है आपका? 8, और सी है कांस्टेंट जो कि है 9। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने दी है, आपको ध्यान रखना है, ए एंड बी आर नॉट जीरो। ए एंड बी शुड नॉट बी जीरो। तो इस कंडीशन में ए बी शुड बिलोंग टू एनी रियल नंबर। ये तो है, कोई भी रियल नंबर चलेगा, कोई भी नंबर चलेगा, 1 2 3 4 5। जीरो भी चलेगा, होल नंबर यानी जीरो ले लिया। नेगेटिव भी चलेगा, फ्रैक्शन भी चलेगा, रूट में भी चलेगा। ए बी जो है और सी जो है, ए बी एंड सी ऑल थ्री, ये कोई भी रियल नंबर चलेगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या ध्यान रखना है आपको? कि ए और बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब इसको भी ध्यान दो अच्छे से। कैसे? अगर ए और बी 0 हो जाता है तो सोचो क्या हो जाएगा। ए और बी दोनों में से कोई 0 हो जाता है तो क्या होगा? अगर मैं इस ए को यहां पे 0 कर देता हूं, मतलब ए की जगह पे हम 0 रख देते हैं, ये वाला टर्म, तो क्या हो जाएगा? 0 इंटू एक्स। ये पूरा 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा। तो दिस टर्म, एंटायर टर्म विल गेट एलिमिनेटेड। तो ये पूरा टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। अगर ये पूरा टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, जैसे कि ये 3 नहीं है, ये 0 है, तो 0 एक्स जा 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दिस विल गेट एंटायर, ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब बचेगा 8y + 9 = 0, जो कि दो वेरिएबल वाला नहीं है। क्या है फिर? वो तो सिंगल वेरिएबल वाला है। समझ में आया? तो अपना जो टू वेरिएबल वाला जो चैप्टर है, यानी जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, वो तो गलत हो जाएगी फिर। ठीक उसी तरह अगर मैं बी को 0 कर देता हूं तो वही बात हो गई, 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म निकल जाएगा और सिर्फ बचेगा ax + c = 0, या फिर इस केस में 3x + 9 = 0। दिस इज ऑल्सो अगेन अ सिंगल वेरिएबल। तो इसीलिए ए और बी के जगह पे 0 नहीं चाहिए। क्या ये डेफिनेशन क्लियर है? तो एकदम सिंपल है स्टैंडर्ड फॉर्म। ax + by + c = 0 के फॉर्म में चाहिए इक्वेशन। और दूसरी बात, ए बी 0 नहीं चाहिए। आया समझ में? ax + by + c = 0, दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। ये ग्रीन बॉक्स की है ये। और दूसरी चीज, ए और बी 0 नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? सी 0 चल सकता है, सी कांस्टेंट है क्योंकि उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो सी 0 चल सकता है। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उस एग्जांपल से हम क्विकली देख लेते हैं कि विच आर द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट। सो इफ यू सी प्रॉपरली, ये वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है और ये वाले नहीं है। उन्होंने यहाँ पे वाई वाई पूछा है, उसका आंसर हम देंगे और देखेंगे कि आपको कितना समझा है। क्विकली देखो, 2x + y = 4, क्या दिया है? 2x + y = 4। अब आप इसको इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से? मुझे बताओ, क्या ये ax जैसा दिख रहा है? यस, ax + by = c, या फिर +c = 0, ऐसा किया जा सकता है इसको। कैसे करेंगे इसको? कैसे कर सकते हैं इसको, सोचो। बहुत सिंपल है ये। 2x + y, और ये 4 जो है इसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेके आए, तो -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा ऐसे। अब आप इसको ध्यान से देखो, ए के जगह पे है 2, बी के जगह पे कुछ नहीं है यानी 1 होगा। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, कुछ नहीं मतलब। और सी के जगह पे है -4। -4 जो है वो क्या है? सी के पोजीशन पे है। तो ये हुआ ax + by + c प्लस माइनस जो भी होगा, c = 0। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज द लीनियर इक्वेशन। सेम वे आप इसको भी देख सकते हो। और मैंने बोला था कि कांस्टेंट बी और ए और बी ये कुछ भी हो सकता है, नंबर रियल नंबर, सिर्फ 0 नहीं चाहिए। तो देखो, ए एक्स माने ए जो है वो है -5। यहाँ पे ये y के साथ कोई कोएफिशिएंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। y के साथ जो कोएफिशिएंट है 1 है। यहाँ पे एलएचएस में आके वो -1 हो जाएगा, बट स्टिल बी वाई तो है वो। और 1/2 जो है वो c है। तो स्टिल इट इज अ लीनियर इक्वेशन। इसको ऐसे इंटरचेंज करेंगे ना इसके फॉर्म में इधर लाके,
तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। और जो आपका थर्ड वन है, 5x = 35y, दिस ऑल्सो आई विल शो यू। सी, 5x एज इट इज, 35y LHS में आया, -35y हुआ। सी है नहीं यहाँ पे तो मैं जीरो लिख दूंगा, +0 = 0। इज दिस द स्टैंडर्ड फॉर्म? यस, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे? अब देख लो अच्छे से कि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने 5x = 35, वो 35 को इधर लाया, 5x - 35 +0 = 0, यानी ax + by + c = 0। सो दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये वाले सारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यहां तक बात समझ में आई? अब जो सबसे कॉमन मिस्टेक है वो जो बच्चे करते हैं वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है। यहाँ पे देखो, ये वाला भी उनको लगता है कि सर ये भी तो सही है, एक्स भी दिख रहा है, वाई भी दिख रहा है, एक कांस्टेंट भी दिख रहा है, तो चलेगा ये लीनियर इक्वेशन। नो, दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन, क्योंकि डेफिनिशन तो पूरी सीख ली, बट यहाँ पे हमने कुछ चीजें अधूरी छोड़ी है जो कि लीनियर इक्वेशन को पूरा जस्टिफाई नहीं कर रहा है। वो कंसेप्ट ये है कि लीनियर का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसका ग्राफ लीनियर हो। लीनियर माने स्ट्रेट लाइन हो। सो एनी इक्वेशन हुज ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इज ए लीनियर इक्वेशन। आया समझ में? स्ट्रेट लाइन, लीनियर, एक लाइन में, है ना? तो जिसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ना हम, तो उसमें से एक स्ट्रेट लाइन पास होगी, इसीलिए लीनियर है। तो आपको ध्यान रखना है, आपने लोअर क्लास में शायद ये सीखा होगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो लीनियर का मतलब होता है जिसकी पूरे इक्वेशन में की वेरिएबल की पावर 1 हो, लीनियर। लीनियर माने 1, तो लीनियर पावर हो 1। क्वाड्रेटिक में पावर 2 होती है, क्यूबिक में पावर 3 होती है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, 3x² + 8y = 9, तो यहाँ पे ये होगा, दो वेरिएबल तो दिख रहे हैं आपको, x और y, बट इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 दिख रही है आपको। तो ये क्वाड्रेटिक है ना? ये कौन से टाइप का एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। वेरिएबल दो है या कितने हैं वो तो बाद में की बात है। पावर 2 इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब नॉट रिक्वायर्ड माने लीनियर इक्वेशन में नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि लीनियर में पावर चाहिए कंपलसरी 1, ना तो 1 से कम, ना 1 से ज्यादा, ना ही फ्रैक्शन। इज इट क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे देखो ये वाला क्यों नहीं है, फिर मैं बता देता हूं, एक एक चीज देखते हैं कि ये तीनों क्यों नहीं है, एक एक कंसेप्ट को देखते हैं। तो देखो, ये जो एक्स वाई है, मल्टीप्लाई हो रहा है, +2x = 5। अब यहाँ पे ये दिक्कत हो गई कि x × y हो गया ये, x × y। ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है कि इसको देखो, तो ax + by है हमारा, +c = 0 है। तो इसको फाइव को इधर लेके आए हम, तो x, सॉरी, तो xy + 2x - 5 = 0 ऐसे बनेगा। तो ये देखो ये क्या बना, ये ax नहीं बना, a के जगह पे क्या आया, वेरिएबल आ गया, नहीं चलेगा। a के जगह पे कोई रियल नंबर चाहिए, 0 1 2 3 माइनस पावर रूट में चाहिए या कुछ चाहिए ऐसा, फ्रैक्शन वगैरह। तो ये नहीं चलेगा, इसीलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म को मैच नहीं करता है। तो इट्स नॉट अ लीनियर इक्वेशन, अभी के लिए आप ऐसे ही याद रखो, है ना? दिस डजंट मैच टू आवर स्टैंडर्ड फॉर्म, देयरफॉर इट्स नॉट अ लीनियर इक्वेशन। फिर ये क्यों नहीं है? तो अब भी मैंने आपको बताया ये क्यों नहीं है, क्योंकि हमको पावर जो है वो कंपलसरी 1 चाहिए, है ना? ये कोर कंसेप्ट को ध्यान दो बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सेकेंड वाले इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, मैं इसको रीराइट करता हूं, √x + √y = 25, एंड व्हेन यू सॉल्व इट, √x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2 होती है, सीखा है हमने सेवेंथ एट्थ में। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में सीखा है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब होता है x⁻1/2। क्यूब रूट ऑफ एक्स का मतलब होता है x⁻1/3। यस और नो? तो ये x⁻1/2 हुआ, ये y⁻1/2 हुआ, ये 25 इधर भी लेके आए हम और इक्वल टू 0 किया, तो भी कोई फायदा नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि इसकी पावर हाफ हो गई, हमको पावर 1 चाहिए लीनियर इक्वेशन में। देयरफॉर द सेकेंड वन इज ऑल्सो नॉट द लीनियर इक्वेशन, दिस इज नॉट द लीनियर इक्वेशन, एज वेल एज पहला भी नहीं था हमारा लीनियर इक्वेशन, और दूसरा भी नहीं है लीनियर इक्वेशन, जो मैंने रीजन यहाँ पे बताया। तीसरा क्यों नहीं है, हम उसको सॉल्व करेंगे, अब देखो आपको समझेगा। x × (x+1 = y), इफ यू मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को ओपन करो, सीधा सीधा x × x, x² हो जाएगा, प्लस x1 x हो जाएगा, और ये y लेफ्ट को भी लेके आए, -y,
तो भी फायदा नहीं है, क्योंकि एक्स की पावर 2 आ गई जो कि क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया। दिस इज नॉट द लीनियर इक्वेशन। तो अभी आपको, आई होप ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से आपको दोनों को डिफरेंशिएट करते आएगा अभी, कि लीनियर इक्वेशन कैसा होता है और कैसा नहीं होता है। तो क्विकली हम समझ चुके हैं अभी यहाँ पे क्या, कि विच वन इज अ लीनियर इक्वेशन एंड विच इज नॉट। इट शुड बी इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। कंडीशन क्या समझ में आई हमारे? कंडीशन हमारी ये समझ में आई कि ए बी सी बिलोंग्स टू, ये सिंबल बिलोंग्स टू का है, बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर हुआ तो चलेगा, उसमें ए और बी सिर्फ जीरो नहीं चाहिए, जीरो छोड़ के कोई भी चलेगा। ए और बी रूट में भी चलेगा। देखो ये वाला जो था, ये एक्स रूट में था, ए और बी रूट में नहीं था। आप बोलोगे सर आपने तो बोला था रूट में चाहिए। अरे ये एक्स और वाई ये वेरिएबल रूट में है। वेरिएबल रूट में कैसे चलेगा? वेरिएबल की पावर चेंज हो रही फिर, है ना, नंबर चलेगा रूट में। ठीक है, ए बी सी एनी रियल नंबर, सिर्फ ए बी जीरो नहीं चाहिए। ठीक है। और एक कंडीशन हमने देखी, ये दो कंडीशन देखी, और एक हमने एक कंडीशन देखी कि पावर एंटायर इक्वेशन में, एंटायर इक्वेशन में वेरिएबल्स की पावर जो है, वेरिएबल्स पावर शुड बी, है ना, जो एक्सपोनेंशियल पावर, इट शुड बी कंपलसरी 1। ना 1 से कम, हाफ भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं, कुछ नहीं, पावर 1 चाहिए। पावर 2 होता है तो क्वाड्रेटिक होता है, 3 में क्यूबिक होता है। ठीक है, आया समझ में? तो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। पावर शुड बी 1। ठीक है। अब कुछ स्पेशल कंसेप्ट पे आते हैं, ध्यान से देखो। जब ये इक्वेशन मैंने आप भी आपको बोला कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ऐसा मैं कोई एक इक्वेशन लिख देता हूं आपके लिए समझाने के लिए। एग्जाम्पल, 3x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो आप अभी इसको इजीली कंपेयर कर पाओगे। ए जो है वो है 3, बी जो है वो है 4, और सी जो है वो है आपका 8। सो यू आर इजीली एबल टू कंपेयर नाउ, राइट? चलो ये समझ गया आपको। एबीसी तो आपको समझ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एबीसी समझने के बाद अब एक्स और वाई, हम इस इक्वेशन को जब भी सॉल्व करेंगे, हालांकि ऐसे सिंगल इक्वेशन सॉल्व नहीं करते आता, हम कोई रैंडम वैल्यू डाल के उसको सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने के बाद जो भी मेथड है हम आगे सीखेंगे, तो एक्स का कुछ आंसर और वाई का कुछ आंसर हम ला सकते हैं। तो ग्राफ पे एक्स और वाई प्लॉट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस। तो ऐसे अगर मैं दो तीन आंसर्स लाता हूं और एक्स वाई करके मैं प्लॉट करता हूं, और अगर उसमें से एक स्ट्रेट लाइन जाती है तो वो लीनियर इक्वेशन है। ये हम अब भी जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं हम लोग? कि वो लीनियर इक्वेशन है, यानी जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है। यानी ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, वेन एवर वी विल सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, आगे आने वाला है, उसके ग्राफ स्ट्रेट लाइन होंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ऐसे अगर मैं दो इक्वेशन ले लूं तो ऑब्वियसली दो ग्राफ्स आएंगे उसके, तो दो स्ट्रेट लाइंस आएंगे। बराबर, अगर मैं दो इक्वेशन ले लूं तो दो इक्वेशन ले लूं तो दो स्ट्रेट लाइन आएंगे। फिर अब वो दो स्ट्रेट लाइन कैसे भी आ सकते हैं। तो कैसे आ सकते हैं? उसके कंडीशन से, दिस इज कंडीशन 1, दिस इज कंडीशन 2, एंड दिस इज कंडीशन 3। अगर ये दोनों के दोनों ग्राफ ऐसे हो, केस 1, यानी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हो, तो वी आर कॉलिंग इट इंटरसेक्टिंग लाइंस, केस 1। अगर वो दो इक्वेशन के ग्राफ, मतलब एक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा और एक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा, जो कि दोनों लाइंस पैरेलल दिखा रहा है, अगर दो इक्वेशन के ग्राफ पैरेलल लाइंस आते हैं जो कि आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, है ना, पिंक कलर की एक लाइन और ब्लू कलर की एक लाइन, माने दो इक्वेशन है, यहां पे भी पिंक और ब्लू, यहां पे भी पिंक और ब्लू। तो तीन ही कंडीशन हो सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन, दिस वन, ईदर बोथ द लाइंस विल इंटरसेक्ट, है ना, दोनों ग्राफ के दोनों लाइंस क्या होंगे? इंटरसेक्ट होंगे, ईदर बोथ विल इंटरसेक्ट। सेकंड कंडीशन, ईदर बोथ आर पैरेलल, ऐसा हो सकता है कि दोनों पैरेलल है दोनों ग्राफ के लाइंस। तो सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि मैंने दोनों ग्राफ ड्रॉ किए और दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल आए। और तीसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि मैंने दो लाइंस ड्रॉ किए, एक के ऊपर एक दूसरी लाइन आई। समझ रहे हो बात को? तो दोनों लाइंस एक के ऊपर एक आ गए, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसाइडिंग लाइंस।
कोइंसाइडिंग माने कोइंसिडेंट, एक लाइन और दूसरा ग्राफ भी उसी लाइन पे आया, तो इसका मतलब हर पॉइंट पे कोइंसाइड हो रहा है, ये हर पॉइंट पे कोइंसाइड हो रहा है, यस और नो? यस। तो ये तीन कंडीशन हो सकती है। इन तीन कंडीशन का मतलब क्या है? तो इन कंडीशन का, तीन कंडीशन का मतलब ये है हुआ कि इसका जो सॉल्यूशन आने वाला है, सॉल्यूशन माने द आंसर विच वी आर गोइंग टू गेट, एक्स एंड वाई, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, मैंने यहाँ पे आपको बताया था, कहाँ पे किया था हमने, ये वाला इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दिस वन। तो मैंने आपको जो बताया था कि यहाँ पे सॉल्व करके आप देख पा रहे हो ये, तो जस्ट सेकेंड, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये जो है हमारा, इसका आंसर जो आया था, एक्स का आंसर आया था 2/3। जैसे एक आंसर आया था इसका एक्स का, अगर दो वेरिएबल है तो एक्स और वाई जो आंसर आएगा, ठीक है, वो जो आंसर आएंगे, वो जो सॉल्यूशंस आएंगे, वो कैसे आएंगे? तो अगर ये केस रही, केस वन, इफ दिस इज द केस इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो गए एक पॉइंट पे, तो सोचो ना क्या होगा फिर, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, थोड़ा सोच के देखो। ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे एक्स और वाई का जो आंसर आएगा, एक ही आंसर आएगा ना, इधर एक आंसर आ सकता है, एक्स का कोई आंसर आएगा और वाई का आएगा, सोच लो। जैसे कि एक्स का कोई पॉइंट होगा -3, वाई का होगा -4, तो दिस पॉइंट इज एक्स एंड कॉमा वाई, सो दिस पॉइंट विल गिव यू अ सिंगल आंसर, सिंगल सॉल्यूशन, के पावर एक्स की वैल्यू -3 है, वाई की वैल्यू -4 है, ऐसा आंसर मिलेगा आपको। तो एक ही आंसर मिल रहा है ना, देयरफॉर उसको बोलेंगे वन सिंगल सॉल्यूशन। जहां पे दो ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इट विल गिव यू वन सिंगल सॉल्यूशन, यस और नो? करेक्ट। लेकिन अगर पैरेलल लाइंस होंगी, यानी दोनों ग्राफ, दो इक्वेशन के जो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहे, अब वो कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, तो आपको एक्स और वाई मिलेगा क्या इंटरसेक्शन का? नहीं मिलेगा, यानी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, एक्स का और वाई का आंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज दे विल नेवर इंटरसेक्ट, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। कंडीशन को ध्यान से देखो, नो सॉल्यूशन व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर कोइंसिडेंट लाइंस रही, यानी दोनों इक्वेशन के ग्राफ्स एक के ऊपर एक ओवरलैप है, कोइंसाइड हो रहे हैं, तो क्या होगा, ये पॉइंट भी आंसर है तुम्हारा, ये पॉइंट भी आंसर है, ये पॉइंट भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे, क्योंकि दो लाइन एक के ऊपर एक ही है, डायरेक्ट कोइंसाइड है, कोइंसाइड हो रहे हैं। तो आपको एक्स और वाई बहुत सारे मिलेंगे, ये पॉइंट पे भी दोनों मैच हो रहे हैं, ये भी मैच हो रहे हैं, ये भी मैच हो रहे हैं, इसके जैसा, ये वाले के जैसा, एक पॉइंट पे मैच नहीं हो रहा है, सारे पॉइंट्स पे मैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब यू विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, एक्स और वाई इनफाइनाइट मिलेंगे, दैट्स इट। ये हो गई हमारी दूसरी कॉन्सेप्ट। यहां तक आई होप समझ में आ रहा होगा, दो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम तीसरे कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, जो कि बहुत इजी है, ठीक है। तीन ही कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिसमें आपका पूरा कोर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बेस एंड कॉमन मिस्टेक्स जो आगे होने वाले हैं, वो सारे मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखो, द थर्ड कॉन्सेप्ट इज कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ये दो चीजें चेक करना। अब कैसे चेक करेंगे कि कंसिस्टेंट है इक्वेशन या इनकंसिस्टेंट है इक्वेशन? तो बिल्कुल इजी है, नो नीड टू गो थ्रू ऑल दिस थियोरेटिकल पार्ट, आई मीन यू कैन रीड इट, बट इट इज वेरी इजी। ऐसा है, मैं आपको सिंपल चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। इसमें इंटरसेक्ट हो रहा है केस वन में, केस वन में इंटरसेक्ट हो रहा है दो ग्राफ्स, तो आपको एक सॉल्यूशन मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है ना? हाँ। इसमें इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, और इस पे तो ओवरलैप ही हो रहा है, तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं। देखो, सॉल्यूशन तो मिल रहा है, बहुत सारे मिल रहे हैं कि एक मिल रहा है, ये आपको समझा? तो देर आर टू केसेस आउट ऑफ थ्री जब आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। सुनो मेरी बात, केस वन इज दिस एंड केस थ्री इज दिस, when you are getting the solution, whether you are getting single solution or whether you are getting infinite number of solutions, लेकिन सॉल्यूशन तो मिल रहा है। तो जब सॉल्यूशन मिलता है, तो उस वाले इक्वेशंस को बोलते हैं कंसिस्टेंट, दोज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। यानी केस वन कंसिस्टेंट इक्वेशन है क्या? यस, कंसिस्टेंट है। केस टू कंसिस्टेंट है क्या? नहीं, उसमें नो सॉल्यूशन है, तो वो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। एंड केस थ्री सॉल्यूशन तो दे रहा है ना, भले ही इनफाइनाइट दे रहा है, तो कंसिस्टेंट है क्या इनकंसिस्टेंट है? सो दिस इज ऑल्सो कंसिस्टेंट। आएगा समझ में? तो जब, सिंपल सी बात है, जब सॉल्यूशन मिलेगा तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, जब पैरेलल लाइंस होंगे नो सॉल्यूशन,
तो उस टाइम इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। बात खत्म, सिंपल। सो वी हैव स्टडीड थ्री केसेस। तीन चीजें हमने पढ़ी। कौन सी तीन चीजें पढ़ी? एक पहली कॉन्सेप्ट हमने पढ़ी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इक्वेशन का। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। उसमें ए और बी के जगह पे जीरो नहीं चाहिए, नहीं तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा। टू वेरिएबल वाला, टू वेरिएबल वाला नहीं रहेगा, है ना। तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा सब। दूसरी चीज, इसकी हाईएस्ट पावर एक्स और वाई की वन होनी चाहिए, ना वन से कम ना वन से ज्यादा। ये हो गई फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट हमने देखा कि दो इक्वेशन का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब हमको सॉल्यूशन मिलेगा। अगर दो इक्वेशन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा ऑब्वियसली। अगर दो इक्वेशन पैरेलल लाइंस निकालते हैं यानी कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, तो यू विल गेट नो सॉल्यूशन, क्योंकि वो कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। एंड थर्ड केस इज, अगर दोनों इक्वेशन की कोइंसिडेंट लाइंस आई, मतलब एक के लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आई, तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे क्योंकि उसका हर एक पॉइंट सॉल्यूशन रहेगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। दिस इज आवर सेकंड कंसेप्ट। एंड थर्ड कंसेप्ट इज वेरी इजी। जब हमको इन दो केसेस में सॉल्यूशन मिल ही रहे हैं, कौन से दो केसेस में? द फर्स्ट एंड द फर्स्ट केस एंड द थर्ड केस, दिस केस एंड दी दिस केस। तो फर्स्ट एंड थर्ड केस में आपको सॉल्यूशन मिल ही रहा है। तो जब सॉल्यूशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंट इक्वेशंस बोले जाएंगे, वो दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है। और जब पैरेलल लाइन से जब आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। सो दीज आर द थ्री कंसेप्ट्स। डन, प्रिटी इजी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो, इवन इफ यू गेट एनी डिफिकल्टीज यू कैन स्टिल पोस्ट द डिफिकल्टीज इन द कमेंट बॉक्स। आप बता सकते हो कि फास्ट हो रहा है। हर छोटी जो चीजों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उस पे आपको कोई एग्जांपल चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसे आप और डिटेलिंग कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, सो दैट आई अंडरस्टैंड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बिल्कुल यहाँ पे और क्लैरिटी आ जाएगी अच्छे से। हमने देखा था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये वाला है। करेक्ट, गुड। फिर मैंने बोला था कि आपको बस एक इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर नहीं मिलेगा। यानी कि समवन, इफ यू आर गिवन इक्वेशन लाइक दिस, 3x प्लस 8y इज इक्वल्स टू, और 3x प्लस 8y माइनस 7 इज इक्वल्स टू जीरो, ऐसा दे दिया, तो आप इसको सिर्फ सॉल्व अकेली इक्वेशन को नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता कभी। यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड x एंड y जस्ट merely with one equation. You will need two equations. आपको हमेशा से दो इक्वेशन चाहिए अगर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करना है तो। आर यू गेटिंग इट? तो फिर अगर दो इक्वेशन चाहिए तो दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और दूसरे इक्वेशन का भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। लेकिन फिर मैं सेम कैसे लिखूं उसको? तो मैं इसको A1 B1 C1 दे देता हूं पहले इक्वेशन को, और दूसरे इक्वेशन को मैं A2 B2 और C2 दे देता हूं। जैसे कि सिंपल एग्जांपल, 3x प्लस 8y माइनस 9 इक्वल्स टू जीरो, इक्वेशन वन। ठीक है, इसके जैसा। और दूसरा भी इक्वेशन इसी फॉर्म में होगा, सपोज -7x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो। ऐसे कोई मैंने रैंडम एग्जांपल ले लिया। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है? अभी आप कंपेयर कर पाओगे इजीली। और इजीली कंपेयर करके दो इक्वेशन इसीलिए आपको अगर एबीसी निकालना है तो कुछ नहीं ना, दो इक्वेशन इसीलिए आपको एबीसी तो निकालना है, लेकिन दो इक्वेशन के लिए फिर से मैं एबीसी कैसे बोलूं सेकंड इक्वेशन को? इसीलिए मैंने उसको A1 A2 B1 B2 C1 C2 दे दिया, और कुछ नहीं, है ना। एकदम बेसिक से जा रहे हैं, देखो। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन है ना, तो 3 8 और -9 इसको क्या बोलूंगा? पहला इक्वेशन, इसलिए मैं इसको A1 B1 और C1 बोलूंगा। और ये दूसरे इक्वेशन का ABC है, इसीलिए मैं इसको A2 B2 और C2 बोल रहा हूं। तो A B और C ही है ये, लेकिन दूसरा इक्वेशन इसलिए A2 B2 C2, और पहले इक्वेशन के लिए A1 B1 C1, दैट्स इट। आपको दो इक्वेशन है ना, इसीलिए ABC को A1 B1 C1 और दूसरे इक्वेशन को A2 B2 C2। हालांकि यही स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो।
आर यू गेटिंग इट एवरीवन नाउ? आई होप द कंसेप्ट आर गेटिंग क्लियर। तो अब अगर मैं आपको पहले इक्वेशन का एबीसी पूछूं, तो आपने बोलना है A1 is 3, B1 is 8 एंड C1 is -9। ध्यान रहे साइन के साथ लेना है। C1 is -9। दूसरे इक्वेशन का A2 is -7, क्योंकि AX BY, B2 is -3 एंड C2 is +4। तो आपको मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो A1 हुआ 3, B1 हुआ 8 और C1 हुआ -9। वैसे ही A2 हुआ -7, B2 हुआ -3 और C2 हुआ 4। सो यू हैव गॉट दिस A1 A2 B1 B2 C1 C2, दैट्स इट। मिल गया A1 A2 B1 B2 C1 C2। ये मिलने के बाद हमने जो तीन केसेस किए थे ऊपर के, वो तीन केसेस कहां से आए, उसका डेप्थ सीखो। ये बहुत जरूरी है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि वो तीन केसेस कहां से आए। दो कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट आया था, वो कैसे आया। तो जस्ट इतना कर लेते हैं ये टॉपिक, और फिर एंड करते हैं आज के लेक्चर को। बहुत इजी है, लेकिन ना हमने कम से कम टाइम में बहुत ज्यादा कोर डिटेल सीख ली है ना। देखो, तो मैं क्या करूंगा, इनका रेशियो निकालना है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 मिल गया आपको। कहां से मिला? क्वेश्चन से मिला। क्वेश्चन में जो इक्वेशन होता है वहां से हमने लाया। अब उनका रेशियो निकालो। A1/A2 निकालो। फिर ना B1/B2 के साथ कंपेयर करो। इक्वल आ रहा है क्या देखो। इक्वल नहीं भी आ सकता है, दैट इज योर केस 1, कि वो इक्वल नहीं आया। इक्वल नहीं आया तो आगे सॉल्व ही नहीं करना है C1 C2 के लिए। दूसरी केस, A1/A2 इक्वल आया B1/B2, और आपने फिर इक्वल आने की वजह से आपने C1 C2 भी सॉल्व किया, और वो इक्वल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो इसीलिए एक और केस बढ़ गई। A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये और ये केस में क्या फर्क है, ये देखो। पहले केस में तो आपने A1/A2 निकाला, वो इक्वल ही नहीं आया B1/B2 को। वो इक्वल ही नहीं आया B1/B2 को। देखो जैसे कि यहां पे हो रहा है ना, 3/-7 और 8/-3, क्या ये इक्वल है क्या? नहीं, नॉट इक्वल। रिड्यूस होता होगा तो करने का, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो दे आर नॉट इक्वल। तो यानी ये केस 1 वाला है। यस, यू अंडरस्टूड नाउ, ये केस 1 वाला है। अगर ऐसी केस होती है तो इसको बोलते हैं नो सॉरी सॉरी, तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यानी वन सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है एक सॉल्यूशन, यानी लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो सकता है, और सॉल्व होके एक ही सॉल्यूशन आएगा। यानी एक्स का आंसर आएगा, कुछ आएगा एक्स का, और वाई का एक ही आंसर आएगा। सो वन सॉल्यूशन, यू विल गेट अ सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट होगा, और एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। अगर ये नॉट इक्वल टू आया क्या, जैसे कि इस केस में हो रहा है। इजी, इजी, डन। लेकिन ये जो दो केसेस है, ये कैसे आई, तो ये कहां से आई। अब देखो ये कैसे आई। मैंने पहले ट्राई किया A1/A2, और मैंने देखा कि वो इक्वल आ रहा है। ये वाले इसमें नहीं है, कोई और क्वेश्चंस होंगे उस केस में। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये वाली केस इज नॉट इक्वल। तो फिर वन सॉल्यूशन। दूसरे केस में A1/A2, दिस वन, A1/A2 जो है वो इक्वल आया B1/B2 से। वो इक्वल आया B1/B2 से, इसीलिए मैंने आगे भी सॉल्व किया और चेक किया C1/C2 को, उसको भी इक्वल आया। यानी कि तीनों रेशो अगर इक्वल आते हैं तो उस वाले कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस वाले कंडीशन को बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे फिर। याद है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक, वन सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन। यस, अभी वो मैच हो रहा है ग्राफ। तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन बहुत सारे आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। एंड द थर्ड केस, आपने देखा A1/A2 इक्वल आ रहा है B1/B2 को, लेकिन C1/C2 सॉल्व करने के बाद पता चला वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे नॉट इक्वल लिखा है मैंने, ये इक्वल है यहाँ पे, ये इक्वल है, लेकिन यहाँ पे मैंने नॉट इक्वल टू लिखा है। तो पता चला वो C1/C2 को नॉट इक्वल है। तो ये वाली कंडीशन हो गई नो सॉल्यूशन वाली। नो सॉल्यूशन माने ग्राफ कैसा, याद करो ऊपर बताया था मैंने, ग्राफ कैसा, पैरेलल लाइंस। वेरी गुड, सो ग्राफ विल बी पैरेलल लाइंस। शायद यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा मैंने क्या लिखा है, जस्ट आई स्क्रॉल अप, ये देखो। तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी फिर।
अभी दिख रहा है, पैरेलल लाइंस आ जाएगी नो सॉल्यूशन के लिए। सो व्हेन नो सॉल्यूशन, दिस इज द कंडीशन यू विल आइडेंटिफाई फ्रॉम A1 A2 B1 B2 C1 C2। ओके, तो ये तीन केसेस के ग्राफ कैसे आएंगे? वन सॉल्यूशन यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कोइंसिडेंट लाइन, लाइन के ऊपर लाइन, नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल लाइंस। और नो सॉल्यूशन कब आएगा? जब A1/A2 B1/B2 को इक्वल होगा और C1/C2 को इक्वल नहीं होगा। तो जस्ट आप इक्वेशन को देख के A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल के आप सब चीजें निकाल सकते हो कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ग्राफ कैसे आएगा, वन सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये आप निकाल सकते हो इक्वेशन से। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? सो दैट इज द कोर कंसेप्ट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो आई होप आपको यहां तक समझा होगा। सो विल जस्ट स्टॉप हियर एंड देन विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस। मैंने इसमें क्वेश्चंस लिए थे, लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चंस अगले लेक्चर में रखे। तो अगले लेक्चर में हम इसको क्विकली रिवाइज करेंगे और क्वेश्चंस भी ले लेंगे, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। डन? चलो, थैंक यू, लेट्स सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।